दोस्तों नमस्कार। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जैसे मूंगफली हो गया, वॉलनट कर्नल हो गया, इवन आमंड्स हो गया या फिर जो स्नैक्स हम लोग खाते हैं नमकीन हो गया या कोई दूसरे टाइप के फ्राइड स्नैक्स। वो कुछ दिनों के बाद अगर ऐसे ही पड़े रहें किसी रूम में या रूम टेम्परेचर पे या किसी भी पैक में ऑलरेडी जिसमें है वो, तो उसमें से एक स्मेल आने लग जाती है और उसका जो फ्लेवर है और टेस्ट भी जो है उसका बदल जाता है और खाने में वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार का जो चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं रेसिडिटी। तो फैट्स का डिटेरियोरेशन होता है और फैट्स के डिटेरियोरेशन से रेसिडिटी बनती है। तो आज का जो टॉपिक है ये रेसिडिटी के बारे में ही है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन कोर्स में एक रेसिडिटी का एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेसिडिटी, हाइड्रोलिटिक एंड ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी और फिर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आज के जो वीडियो है उसमें रेसिडिटी पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि रेसिडिटी की। रेसिडिटी कितने टाइप्स की होती है, तो हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी, ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी, माइक्रोबियल रेसिडिटी। तो आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे कि रेसिडिटी के टाइप्स क्या हैं और फिर ये जो रेसिडिटीज हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और ये कौन कौन से फूड्स में ये पॉसिबल है। और फिर आएंगे एंटीऑक्सीडेंट्स पे और चर्चा करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स की डेफिनेशन के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल्स। और फिर ये भी देखेंगे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशंस में एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए क्या लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड है, क्या स्टैंडर्ड्स उसके लिए मेंशन्ड है और आप उसको कैसे और कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन कोर्स में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन में इसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रेसिडिटी पे, एक दो क्वेश्चंस चाहे डिफरेंस की फॉर्म में चाहे किसी अदर फॉर्म में, वो डेफिनेटली आ सकता है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिए और एंड में जो एफएसआर स्पेसिफिकेशन है उसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि उसमें से भी कोई एक क्वेश्चन क्लिक कर सकता है। तो आज चलते देखते हैं कि रेसिडिटी और हाइड्रोलिटिक और ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी क्या होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो रेसिड हो जाते हैं। जैसे वॉलनट कर्नल्स हैं, आपने देखा होगा कभी। वैक्यूम पैक्ड कर्नल्स भी रहते हैं या जो डायरेक्ट मार्केट में सिर्फ कर्नल्स मिलते हैं, शेल्ड वॉलनट्स मिलते हैं। तो उसमें भी आपको रेसिडिटी की एक सिचुएशन मिल सकती है। या फिर जो मूंगफली है, पीनट कर्नल्स अगर मिलते हैं तो वो भी, उसमें भी रेंसिड हो सकता है। अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रखा है उसमें भी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे स्नैक्स हैं जिसमें नमकीन और कुछ फ्राइड स्नैक्स जो आते हैं उसमें चिप्स भी हो सकते हैं, दूसरे भी कुछ चीजें हो सकती हैं, तो वो भी अगर लंबे समय तक पड़े रहें, अगर रूम टेम्परेचर पे भी रखे रहेंगे तो रेंसिड हो जाते हैं। और रेंसिडिटी का जो आइडेंटिफिकेशन है वो अनप्लेजेंट फ्लेवर या ऑर्डर से हमको मिलता है। एक अजीब सी स्मेल आती है, खाने में अच्छा नहीं लगता है और हम बोलते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ पॉइजनस बन चुका है, अब इसको नहीं खाना चाहिए। तो इस टाइप से रेंसिडिटी डेवलप होती है। तो टेक्निकली देखते हैं कि रेंसिडिटी है क्या। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं डेफिनेशन की। रेसिडिटी है क्या बेसिकली। तो रेसिडिटी इज ए कंडीशन इन विच इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल टेक्स प्लेस। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस होता है और इट रिजल्ट्स इन ए बैड स्मेल एंड टेस्ट एंड स्पॉइल्स द फूड। तो बैड स्मेल और टेस्ट जनरेट होता है और फूड स्पॉइल हो जाता है। और नॉर्मली व्हेन द फैट्स दे आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट इट कन्वर्ट्स टू हाइड्रोपेरोक्साइड। तो सबसे पहले जब सनलाइट का एक्सपोजर होगा, ऑक्सीजन का एक्सपोजर होगा तो हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जो कि अनप्लेजेंट ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें एल्डिहाइड, एस्टर्स, अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स, कीटोन्स, ये सब हो सकते हैं। तो देखेंगे कि कैसे। तो सबसे पहले तो तीन कंडीशंस हैं कि किस किस कंडीशन से जो रेसिडिटी हो सकती है। एक तो लाइट और एयर, एक्सपोजर टू लाइट, एक्सपोजर टू एयर, देन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड देन बैक्टीरियल एक्शन और द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इन्हीं सब की वजह से अनप्लेजेंट फ्लेवर और ऑर्डर जनरेट होते हैं। और इन्हीं तीनों के बेसिस पे जो रेसिडिटी का क्लासिफिकेशन हुआ है, एक है हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी जो कि मॉइस्चर की वजह से होती है, दूसरी है ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी जो बेसिकली एयर और लाइट की वजह से होती है, और तीसरी है माइक्रोबियल रेसिडिटी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से होती है। और ऐसी कंडीशन में जो कमोडिटी है वो अनप्लेजेंट ऑर्डर उसमें जनरेट होता है। तो प्रोसेस क्या होता है अगर हम इसको ब्रॉडली समझने की कोशिश करेंगे कि रेसिडिटी कैसे डेवलप होती है। तो सबसे पहले तो अनसैचुरेटेड फैट की जरूरत है, यानी वो फैट जिसमें कोई ना कोई डबल बॉन्ड हो, एक या बहुत सारे डबल बॉन्ड। तो कोई ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड्स ऐसी होनी चाहिए जो कि अनसैचुरेटेड हो। उनको जब हम लोग एक्सपोजर होता है टू टू एयर
and to adverse conditions, then first intermediate compounds which are formed, they are called as the hydroperoxide. आगे चल के देखेंगे कि कैसे हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म होते हैं। तो पहला ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी में हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म होते हैं, और उस हाइड्रोपेरोक्साइड के बाद ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट फॉर्म होते हैं जैसे वोलेटाइल एल्डिहाइड एस्टर्स अल्कोहल हाइड्रोकार्बन्स कीटोन्स, जो कि फ्लेवर अरोमा जनरेट करते हैं, जो कि अनडिजायरेबल फ्लेवर अरोमा होगा तो उसको जनरेट करते हैं, और अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन अनप्लेजेंट ऑर्डर। तो फाइनली जो रेसिड होता है इट इज अनप्लेजेंट ऑर्डर, इट गिव्स अनप्लेजेंट ऑर्डर, और इसीलिए हम लोग उसको खा नहीं पाते हैं, टेस्ट और ऑर्डर में फर्क आता है। क्या क्या कंडीशंस है भाई? ऑक्सीजन अगर होगा तो वो फेवर करेगा, सनलाइट होगा तो फेवर करेगा रेसिडिटी को, हाई टेम्परेचर होगा तो फेवर करेगा रेसिडिटी को, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो भी फेवर करेगा, और मॉइस्चर होगा तो भी फेवर करेगा। ये सारी की सारी वो कंडीशन है जो कि रेसिडिटी को या इस एक्शन को, इस प्रोसेस को फेवर करती है। और कौन कौन से फूड्स हैं? नॉर्मली बटर हैं, या जो भी ऑयल कंटेनिंग फूड हैं, चाहे फिर वो स्नैक्स हो, चाहे ओरिजिनली प्योर बटर या ऑयल कंटेनिंग फूड है या ऑयली है, तो वो रेंसिड हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। माइक्रोबियल स्पॉइलेज डायरेक्ट फैट्स ऑयल्स में नहीं होती है, लेकिन जो रेसिडिटी होती है इट स्पॉइल्स द फैट्स। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी क्या होती है। तो हाइड्रोलिटिक, जैसा कि नाम से हमको पता लग रहा है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर विल बी डिजायरेबल ओवर देयर। हाइड्रोलिटिक, वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है, और इसमें अगर एंजाइम्स का प्रेजेंस हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, एंजाइम उसको और फैसिलिटेट करते हैं। तो अगर एक ट्राइग्लिसराइड हमारे पास है, तो वो ट्राइग्लिसराइड में अगर एक वाटर मॉलिक्यूल मैं इसमें से बाहर निकालता हूं, तो क्या बच जाएगा? एक डाइग्लिसराइड बच जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 आपके फैटी एसिड्स अटैच्ड हैं इस ग्लिसराइड में, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये CHOH हो गया, और अल्टीमेटली इसमें से एक पामिटिक एसिड बाहर निकल गया, सो दैट इज रिलीज्ड, एंड नाउ रिमेनिंग इज ए डाइग्लिसराइड। अब ये डाइग्लिसराइड बच गया। डाइग्लिसराइड फिर दोबारा एक्शन होता है वाटर और लाइपेज का, एक पामिटिक एसिड और निकल जाता है, और हमारे पास बच जाता है मोनोग्लिसराइड। अब ये मोनोग्लिसराइड, इसमें एक ही फैटी एसिड अटैच्ड है, एक पामिटिक एसिड अटैच्ड, और फिर एक दोबारा से एक्शन होता है लाइपेज का और वाटर का, और फाइनली हमको मिलता है ग्लिसरॉल। तो इस प्रकार से जब हाइड्रोलिसिस होती है और हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी होती है, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड, 3 H2O विल बी एडेड, एंड 3 फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स विल बी रिलीज। ये फ्री फैटी एसिड्स हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्ट कर सकते हैं किसी के साथ भी, और फिर फाइनली रेसिडिटी होती है। तो देखेंगे कि ये कैसे होती है, बट दिस टाइप ऑफ रेसिडिटी इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी, जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ में अगर एंजाइम्स प्रेजेंट है लाइपेज, तो उसको वो फेवर करता है। तो हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी रेफर्स टू द स्मेल और ऑर्डर दैट occurs when a triglyceride are hydrolyzed and free fatty acids are released। तो जैसा मैंने कहा कि फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होती हैं, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राइग्लिसराइड्स दीज आर प्रेजेंट इन द ऑयली फूड, जो ऑयली फूड होगा उसमें होंगी, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जरूरत होती है। एंड हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी स्पीडेड अप, ये स्पीड अप हो जाएगी जब एंजाइम लाइपेज होगा, या हाई टेम्परेचर होगा, या फिर प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा, तो ये स्पीड अप हो जाता है। द हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी प्रोसेस इज स्पीडेड अप, एंड देन इट लिबरेट्स वन और मोर ऑफ द वोलेटाइल फैटी एसिड। एक या एक से ज्यादा वोलेटाइल फैटी एसिड्स होती हैं, एंड दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर्स, एंड फ्री फैटी एसिड्स इज द वैल्यू ऑफ द मेजर ऑफ हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी। यानी कि जितनी ज्यादा फ्री फैटी एसिड्स अवेलेबल है, उतनी ज्यादा हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी हो रही है। ये एक क्राइटेरिया है नापने का हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी को, कि हम ऐसे इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऑन एंड ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स दे विल बी प्रेजेंट either in the food, or they may be coming from the environment itself, and then it will lead to formation of the free fatty acids, जिसकी वजह से ऑफ फ्लेवर्स डेवलप होंगे और फूड को वो स्पॉइल करेंगे। दूसरे टाइप की जो रेसिडिटी है दैट इज द ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी। ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी नमकीन और जो स्नैक्स आते हैं, फ्राइड स्नैक्स, उसमें रेसिडिटी डेवलप हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो इवन साधारण टेम्परेचर भी अगर है, उसी पे ही शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, और एल्डिहाइड भी रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि रेसिड हो गया, अलग अलग अनडिजायरेबल फ्लेवर्स डेवलप होते हैं, एंड इट बिकम्स द ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी। ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी के लिए वाटर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस है, तभी ये ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी है, और इसमें भी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनेंगे, एल्डिहाइड्स बनेंगे, जो कि अनडिजायरेबल फ्लेवर्स जनरेट करते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ द ग्लिसराइड्स दे आर ऑक्सीडाइज्ड एट देयर डबल बॉन्ड। तो जहां जहां पे डबल बॉन्ड होगा, तो रेसिडिटी ऑक्सीडेशन के लिए डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑयल इज डैमेज। तो जहां पे डबल बॉन्ड होगा, अगर वो चेंज हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर इज इंटरप्टेड, एंड इट दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स। कभी कभी पेरोक्साइड्स बनाते हैं, जो कि विटामिन ए और विटामिन ई को भी डैमेज कर सकते हैं, सो दे आर
known to be the toxic compounds. It also releases ketones and volatile aldehydes and some of the acids. तो ये भी इसमें रिलीज होते हैं and changes the color, taste and smell. इसको अगर प्रिवेंट करना हो तो सबसे पहले ऑक्सीजन को कम करो, ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर दें, लाइट प्रूफिंग करो, लाइट अवेलेबल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लाइट में ये और ज्यादा स्पीड अप होता है, एंड देन यू कैन ऐड द एंटीऑक्सीडेंट. तो तीन तरीके की ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी को हम रोक सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड द एब्सेंस ऑफ लाइट एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल. तीनों चीजें अगर नहीं होंगी तो आप काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी को. तो लिपिड ऑक्सीडेशन जो होता है ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी के दौरान, उसको भी कम से कम आप थोड़ा सा एक हल्का सा समझ सकते हैं कि लिपिड ऑक्सीडेशन बेसिकली होता कैसे. तो इसमें तीन स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, सेकंड को प्रोपेगेशन बोलते हैं और तीसरा टर्मिनेशन. तो भाई ये सारा का सारा जो फ्री रेडिकल चेन है इसकी बात है. तो फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल आर एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, द एटम्स और द ions or the molecules extremely short lived which are highly reactive. 10⁻⁵ times they is the time in which they will react. 10⁻⁵ seconds यानी 1 सेकंड में 1,00,000 बार रिएक्ट कर सकता है वो. तो एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव. तो जो भी कुछ चीज ऐसी होगी जो 1 सेकंड में 1,00,000 बार रिएक्ट करेगी वो बहुत सारी चीजों को अनस्टेबल कर देती है और अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है. तो इसीलिए फिर ऑक्सीडेशन होता है एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट डिजायरेबल. तो अगर हम लोग एब्रिविएशंस को देखते हैं, RH अगर एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और R डॉट जो है R प्राइम दैट इज बेसिकली द फ्री रेडिकल फॉर्म, ये फ्री रेडिकल है R डॉट जो है, और फिर ROH एक हाइड्रोपेरोक्साइड है. तो यहाँ पे इसको फ्री रेडिकल को हम लोग R डॉट से डिनोट करेंगे. तो RH में अगर मैं ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है किसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, अगर ऑक्सीजन होगा हाफ O2, तो ये क्या कर सकता है? इट कैन गिव मी वन रेडिकल ऑफ द फैटी एसिड. दिस इज द फैटी एसिड रेडिकल R डॉट एंड देन द OH, ये आपका हाइड्रोपेरोक्साइल रेडिकल. This is the hydroxyl radical. This is the hydroxyl radical and this is the fatty acid radical. या फिर जो आपका फैटी एसिड रेडिकल होगा फिर दोबारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और एक फ्री रेडिकल बनाता है और फिर दोबारा एक आपका जो फैटी एसिड ROO एक फिर दोबारा से एक फ्री रेडिकल बन जाएगा. तो जहां पे भी डॉट लगा है ये फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है. तो अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि इनिशिएशन कैसा होता है. एक स्टेबल जो फैटी एसिड थी RH वो डिस्टर्ब हो गई और उसने एक फ्री रेडिकल्स बना दिए और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स भी बना दिए, फैटी एसिड रेडिकल भी और हाइड्रोक्सिल रेडिकल. ये वाले जो रेडिकल हैं फिर दोबारा किसी स्टेबल फैटी एसिड को डिस्टर्ब करते हैं और फिर दोबारा एक फ्री रेडिकल बनता है और एक एसिड फिर दोबारा से स्टेबल हो जाती है. यानी कि स्टेबल एसिड आपको फिर दोबारा से मिल सकती है लेकिन एक फ्री रेडिकल जरूर बनेगा. तो इस टाइप से ये प्रोपोगेट होती जाती है. जैसे मैंने कहा 10⁻⁵ पर सेकेंड, तो हर बार एक फ्री रेडिकल नया बनेगा. अगर आप सेकंड स्टेप में देखेंगे तो रिएक्शन एंड प्रोडक्ट क्या है, इसमें फ्री रेडिकल जरूर है. रिएक्शन एंड प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल जरूर है. लेकिन जब हम थर्ड स्टेप में आते हैं, टर्मिनेशन की बात आती है, तो इसमें जो भी सिचुएशन होगी, चाहे वो 2 फ्री रेडिकल्स हैं RR, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है और इसमें कोई फ्री रेडिकल नहीं. वैसे ही अगर एक R है और एक ROO फ्री रेडिकल है तो ये ROR बना रहा है. सो दैट इज हाउ इट बिकम्स ए स्टेबल मॉलिक्यूल हियर आल्सो. एंड तीसरी सिचुएशन में भी ये स्टेबलाइज हो जाता है. तो कुल मिला के फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, सेकंड स्टेप इज प्रोपोगेशन एंड थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन. तो ये तीनों है एंड दैट इज हाउ द लिपिड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. एंड हाइड्रोपेरोक्साइड इज वन ऑफ द मेजर इनिशियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट. तो हाइड्रोपेरोक्साइड जो बन रहा है वो सबसे पहले एक इनिशियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है जो कि फिर फाइनली कन्वर्ट होता है और ऑफ फ्लेवर्स और ऑफ ऑर्डर्स जनरेट करता है. जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें वो हेक्सेनॉल भी हो सकता है, पेंटेनॉल भी हो सकता है, मेलोनाल्डिहाइड भी हो सकता है. अलग अलग एल्डिहाइड्स, अलग अलग अल्कोहल्स या हेक्सेनॉल, पेंटेनॉल, ये सब के सब इसमें हो सकते हैं. और अल्टीमेटली ऑफ फ्लेवर्स डेवलप होंगे, टेस्ट फर्क आ जाएगा, स्मेल आएगी, फाउल स्मेल आएगी. सो दैट इज नॉट डिजायरेबल एंड इट स्पॉइल्स द फूड. तीसरा जो रेसिडिटी है दैट इज द माइक्रोबियल रेसिडिटी. तो माइक्रोबियल रेसिडिटी भी कुछ जो है वो हमारा जो हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी है उसके जैसा ही है. तो इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लाइपेज एंजाइम को रिलीज करते हैं. जो लाइपेज एंजाइम है वो रिलीज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फिर एक्शन हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी के जैसा ही होगा कि वाटर जहां पे प्रेजेंट होगा सो एक एक फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होती जाएगी, अभी जैसा हमने देखा था. सो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फैट बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, दैट इज द लाइपेज रिलीज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो मोल्ड और बैक्टीरिया लाइपेज रिलीज कर सकते हैं लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड स्मेल एंड टेस्ट.
तो इसमें क्या है कि एक तो किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर हम हीट कर देते हैं ऑयल को सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे विल बी किल्ड, तो वहां पे लाइपेज रिलीज नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं, विटामिन ई वगैरह ऐड कर सकते हैं, सो दैट इज व्हाट इज डिजायर इन केस ऑफ द माइक्रोबियल रेसिडिटी। तो तीनों टाइप की रेसिडिटी हमने देखी, हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी, ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी और माइक्रोबियल रेसिडिटी। एग्जामिनेशन में कभी कभी इसमें से डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ जाता है, दैट हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी एंड द ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेशन को रोकेगा, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। द कंपाउंड्स दैट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, दोज आर कॉल्ड एज द एंटीऑक्सीडेंट्स। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स में जो टोकोफेरॉल्स हैं, अलग अलग टाइप के टोकोफेरॉल्स, सो अल्फा टोकोफेरॉल्स, अदर टोकोफेरॉल्स, दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, तो वहां से आते हैं एंड दे आर द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जैसे प्रोपाइल गैलेट हो गया, आइसोमाइल गैलेट हो गया, बीएचटी बीएचए हो गया। सो ये भी सारे के सारे हैं जो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, और ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह हम लोग इंडस्ट्री में इनको यूज कर सकते हैं। एक टर्म होती है प्रो ऑक्सीडेंट्स। तो कंपाउंड्स दैट इंड्यूस द ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट तो रिड्यूस करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, लेकिन जो इंड्यूस करेगा दैट इज द प्रो ऑक्सीडेंट, तो वो बेसिकली प्रो ऑक्सीडेंट है। तो इसमें आयरन, कॉपर आयंस या दूसरे मेटल आयंस हैं, वो ऑक्सीडेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज द प्रो ऑक्सीडेंट्स। एंड देन देयर आर द सिनर्जीज। सिनर्जीज वो होते हैं which actually are not antioxidant but they enhance the impact of antioxidant। एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी को वो एनहांस करते हैं दूसरे एंटीऑक्सीडेंट की, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड हो गया या सिट्रिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो दूसरे जो एंटीऑक्सीडेंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी एफिकेसी को वो एनहांस करते हैं, एंड देन दे आर कॉल्ड एज द सिनर्जीज। तो ये कुछ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन से मैंने लिया है, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो इन्फेंट फूड्स में मेंशन करे गए हैं, यहाँ पे आईएनएस नंबर है जो इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से इनकी नंबरिंग है 306 307। ये स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट का एक नंबर दिया होता है, सो दैट इज द 306 फॉर मिक्स्ड टोकोफेरॉल कंसंट्रेट, 307 फॉर अल्फा टोकोफेरॉल, 304 फॉर एल एस्कॉर्बाइल पामिटेट, 300 एल एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस टाइप से ये सारे के सारे मेंशन है। और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं इसकी लिमिट्स मैंने लिखी है, 300 मिलीग्राम per kg of fat, 200 milligram per kg of fat, 50 milligram as expressed as ascorbic acid, 20 milligram as expressed as ascorbic acid। तो ये आप रेगुलेशंस में अपने फूड में जिसमें भी आप चेक करना चाहते हैं उसके हिसाब से देख सकते हैं। दूसरा भी रेगुलेशन है, ये जो दूसरे टाइप के फूड्स के लिए, ये इन्फेंट फूड्स के लिए नहीं है, लेकिन ये दूसरे टाइप्स के फूड हैं, जैसे बटर, ऑयल और एनहाइड्रस मिल्क है, फैट है, घी है, इनके लिए है, या फिर वेजिटेबल ऑयल्स और उनके लिए मेंशन है। तो इनको भी अगर स्पेसिफिकली देखना है तो उसमें आप देख सकते हैं, एंड इसके आईएनएस नंबर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन है, 320 321 310 311 313, इस टाइप से हैं। एंड दे आर द बीएचए, बीएचटी, प्रोपाइल गैलेट, देन गैलेट, ऑक्टाइल गैलेट, इथाइल गैलेट, डोडिसाइल गैलेट, इसका लिए 311 313 312 रेस्पेक्टिवली इनके हैं। और उसके बाद फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग लिमिट्स हैं। यहाँ पे आप 175 100 टू 175 मिलीग्राम पर केजी का लिमिट दिया गया है। और अगर वेजिटेबल ऑयल्स हैं तो उसमें 200 मिलीग्राम पर केजी का है बीएचए बीएचटी के लिए, 500 मिलीग्राम पर केजी है स्कॉर्बाइल, अगर एस्टर हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो और अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहें या अपनी थीसिस में, रिसर्च में कहीं पे यूज करना चाहें, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन का सेक्शन 3.2.12 है एंटीऑक्सीडेंट्स का, उसको आप देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो अभी हम लोग उसको देख सकते हैं। FSSR एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास फूड सेफ्टी द कंपेंडियम ऑफ फूड एडिटिव्स, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, द कंपेंडियम ऑफ फूड एडिटिव्स आ जाता है। इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आपके सामने कंपेंडियम खुल जाएगा। और अगर इसमें मैं करता हूँ टाइप 3.2.12, तो 3.2.12 को जैसे ही मैं कंट्रोल F करके सर्च करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास खुल जाएगा एंटीऑक्सीडेंट। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके सामने एंटीऑक्सीडेंट आ गया। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से। तो 3.2.12 जो है एंटीऑक्सीडेंट का ही सेक्शन है। इसमें फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीनिसोल, और ये BHA बोलते हैं, INS 320 है इसका। और फिर फॉर्मूला भी लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट भी लिखा है, और फिर उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसका प्योरिटी लेवल होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है। ठीक उसी टाइप से डोडिसाइल गैलेट है, तो डोडिसाइल गैलेट की डिटेल्स भी लिखी है, और लोराइल गैलेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो 312 इसका INS नंबर है, और सारी डिटेल्स इसमें फर्दर मेंशन है। फिर प्रोपाइल गैलेट है, और इस टाइप से सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की डिटेल्स इसमें लिखी है। ऑक्टाइल गैलेट है। तो अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो तो इसमें एस्कॉर्बाइल पामिटेट है, इनको भी आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से सारी की सारी इसमें लिस्ट मेंशन है यहाँ पे। और फिर उसके बाद 6 सोडियम एस्कॉर्बेट है, तो इनका डिटेल्स इसमें मेंशन है, INS नंबर 301। तो
अगर रेगुलेशन पढ़ना है तो प्रोडक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं इनके क्या लेवल्स मेंशन है और फिर ये एंटीऑक्सीडेंट स्पेसिफिकली क्या होते हैं, केमिकली उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी क्या प्योरिटी लेवल्स होना चाहिए, वो भी इसमें ऑलरेडी मेंशन है। तो आप इसको देख सकते हैं और एग्जामिनेशन में इतना डिटेल में तो नहीं आता है, लेकिन अपने रिसर्च में आप जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेफिनेटली ये बेनिफिशियल रहेगा। तो आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने देखा होगा कि हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी क्या होती है और ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी क्या होती है। एग्जामिनेशन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी और ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी से, या शॉर्ट नोट की फॉर्म में आ जाता है या फिर डिफरेंस की फॉर्म में आ जाता है। कभी कभी कुछ मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक्स में भी एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं, बीएचटी क्या है, बीएचए क्या है, या एग्जाम्पल्स साइट करने को बोल देते हैं, तो ये भी आप पूछ सकते हैं। और फिर इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है, कहाँ तक किस लेवल तक हम लोग इसको इनको यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप आइडिया वो भी रखिए कि 100 मिलीग्राम टू 300 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से अलग अलग फूड्स में हम लोग इनको यूज कर सकते हैं जो सिंथेटिक वाले हैं। तो दूसरे जो नेचुरल है, नेचुरली अकरिंग है, अल्फा टोकोफेरॉल, तो उनको तो नॉर्मली हम लोग जीएमपी बेसिस पे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स में रिकमेंडेड है। लेकिन डिटेल अगर किसी को देखनी हो तो एफएसआर में जाके जो सेक्शन मैंने बताया 3.2.12 उसमें जाके डिटेल्स को पढ़ सकता है। तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे, अगले किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।